नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल, जहां हम आपको सिर्फ खबरों से रूबरू नहीं कराते बल्कि उसके लिए पहलू की जानकारी देते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं, बल्कि आपको उसके हर उस पहलू से अवगत कराना है जो आपको किसी चैनल पर नहीं दिखाया जाता। यहां खबरों के उस एंगल को आपको समझाया जाता है जिसे आप जानना चाहते हैं। तो चलिए खबरों के टॉप एंगल में अब बात आज की पहली खबर की, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज कश्मीर में बर्फबारी के बीच संपन्न हो गई। लेकिन अब यात्रा का सियासी ऑपरेशन शुरू हो गया है। कांग्रेस यात्रा को माइलस्टोन मान रही है तो बीजेपी यात्रा पर सवाल भी उठा रही है। इस पूरी खबर का करेंगे विश्लेषण, लेकिन दूसरी खबर क्या है ये जान लीजिए। दूसरी खबर बजट पर बुलाए गए सर्वदलीय बैठक की है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर तमाम बातें हुई, चर्चा हुई, जिसकी तस्वीर परसों से ही शुरू हो रहे बजट सत्र में भी देखने को मिल सकती है। इस खबर के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अब खबर तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की है, जहां पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा प्रहार किया उन्होंने और कहा कि सनातन धर्म मानव धर्म है, इसकी रक्षा और इज्जत दोनों होनी चाहिए। इस खबर का भी करेंगे विश्लेषण। लेकिन अब चौथी खबर क्या ये जान लीजिए। स्वदेशी हथियारों को लेकर सेना के उस शौर्य की एक खबर है जिसकी चर्चा अब देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है, क्योंकि स्वदेशी हथियारों की गर्जना 7 समंदर पार तक जाने लगी है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिनका हम करने वाले हैं विश्लेषण। तो खबरों के टॉप एंगल में इन खबरों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले बात राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की। तो कन्याकुमारी से पिछले साल 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 14 राज्यों की यात्रा की और कुल 145 दिनों में लगभग 4000 किलोमीटर चले। लेकिन क्या इस यात्रा ने राहुल की पुरानी छवि को बदला है और अब वह पहले के मुकाबले अधिक परिपक्व और गंभीर नजर आ रहे हैं? समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। कन्याकुमारी टू कश्मीर, क्या बदलेगी राहुल की सियासी तकदीर? एक 145 दिन और 4000 किलोमीटर। कन्याकुमारी से कश्मीर की पैदल यात्रा। फिर कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। देखिए, राहुल गांधी ने लाल चौक पर अपना झंडा फहरा दिया है। अब बीजेपी ने यात्रा पर सवाल उठाया। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत दिखाई, 70 समाप्त हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर बहस गरमाया। राहुल भले ही पूरी यात्रा पर दावा करते रहे कि भारत जोड़ो यात्रा सियासी नहीं, सामाजिक है, राजनीति के लिए नहीं है, भारत जोड़ने के लिए। लेकिन 145 दिन और 4000 किलोमीटर की इस यात्रा को सियासी खाद पानी से सींचा गया। सियासी बयानबाजियां, सियासतदानों का शामिल होना और यात्रा की समाप्ति पर झंडारोहण को लेकर आखिरी मौके पर यू टर्न ले लेना
सब सियासी सोच के तहत किया गया। झंडा फहरा दिया है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा राहुल गांधी। दरअसल इससे पहले कांग्रेस ने साफ किया था कि राहुल गांधी लाल चौक के बजाय कश्मीर के कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराएंगे, क्योंकि लाल चौक पर तिरंगा फहराना आरएसएस का एजेंडा रहा है और जहां जहां आरएसएस के कदम पड़े हैं, राहुल वहां से कोसों दूर रहे। लेकिन जब झंडारोहण का वक्त आया तो राहुल ने लाल चौक को चुना। इसके मायने भी और मतलब मायने ये कि राहुल अपने नाना नेहरू की तरह तिरंगा फहराकर कांग्रेस को एक बार फिर नेहरू युग वाला कांग्रेस बनाना चाहते हैं। और मतलब ये कि राहुल ने भी ये स्वीकार किया कि कश्मीर की फिजा बदली और अब वहाँ शांति है और लाल चौक पर तिरंगा फहराने का माहौल है, जैसा कि बीजेपी दावा करती है। राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में लाल चौक पे तिरंगा लहराया है, अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत दिखाई, धारा 370 समाप्त हुई। इसी कारण आतंकवादी शांत हैं, जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है। आज कश्मीर में आतंकवाद के प्रभावित गांव में भी तिरंगा लहरा रहा है। लाल चौक श्रीनगर के अंदर राहुल गांधी गर्व से तिरंगा लहरा रहे हैं। आज कश्मीर में मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि हर हिंदुस्तानी कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक में जाकर गर्व से तिरंगा लहरा सकता है। तो तिरंगा लहराने के बाद राहुल जी, मोदी जी को धन्यवाद जरूर देना। लेकिन यात्रा के आखिरी दिन राहुल ने भारी बर्फबारी के बीच जिस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला, वो भारत जोड़ो यात्रा की सियासी नफा नुकसान बताती है। जाहिर है राहुल बीजेपी पर सवाल उठाएंगे तो जवाब भी आएगा, और वो आया भी। बीजेपी ने यात्रा पर सवाल उठाया। प्रति जहर बुझे सामानों को लेकर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान वो श्रीमान सजा रहे थे, ये कोई भी समझ सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ क्या बोला, मुझे नफरत कहीं दिखी नहीं। मतलब इससे बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य आपको नहीं दे सकता कि मेरी यात्रा नफरत के खिलाफ थी, तथा कथित नफरत के खिलाफ, और मुझे तो नफरत कहीं दिखी नहीं। इसी यात्रा में उन्होंने कहा वो राहुल गांधी तो है ही नहीं, वो तो समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा सर्दी आपको इसलिए लगती है कि सर्दी से आप डरते हैं। मुझे लगता है ये कंफ्यूज नेशन की जो बात उन्होंने कही, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उस पूरी यात्रा के दौरान उनके स्वयं के आचरण में देखा। आपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35 को सदा सदा के लिए खत्म किया। और ये बीज किसी ने बोया था तो कांग्रेस पार्टी ने। जाहिर है यात्रा से होने वाले सियासी नफा नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई दे। लेकिन क्या इस यात्रा ने राहुल की पप्पू वाली छवि को बदला है? इसका जवाब तो विपक्ष की एकजुटता और 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए राहुल की स्वीकारोक्ति पर निर्भर करता है, जिसकी संभावना बहरहाल तो सिफर नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझते हैं। राहुल की इस यात्रा का नाम भले ही भारत जोड़ो यात्रा हो, लेकिन मकसद राहुल की रीलॉन्चिंग का है। राहुल ने अपने सियासी करियर में अभी तक कोई ऐसा फैसला या अभियान नहीं चलाया जो उनकी सियासत के लिए माइलस्टोन साबित हो, जिससे राहुल की छवि विपक्ष ने पप्पू वाली कर दी है। इसीलिए राहुल इस टैग को हटाना चाहते हैं। विपक्ष राहुल की पैठ बढ़ाने की कोशिश, ताकि 2024 के लिए पीएम के चेहरे पर आम राय न बन सके। इसलिए यात्रा के दौरान कांग्रेस के पीएम चेहरे के तौर पर राहुल का नाम भी उछाला गया। सबसे अहम बात, कांग्रेस की खोई जमीन को पाने की यह आखिरी कोशिश थी, क्योंकि इसके बाद अगर मृतप्राय कांग्रेस जिंदा नहीं होती है तो फिर बीजेपी के लिए कांग्रेस मुक्त भारत बनाना अधिक आसान हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे में आगे बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर अहम मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश की,
लेकिन बैठक में विभिन्न दलों के रवैये को देखकर लगता नहीं है कि सरकार अपनी मंशा में कामयाब हुई है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, देखिए रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्रवाई का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक बुलाई। बताया गया है कि बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, टीएमसी समेत कई दल शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस का कोई भी नेता बैठक के लिए नहीं पहुंचा। संसद के हर सत्र से पहले इस तरह की बैठक आयोजित होती रही है। बैठक में विपक्षी दल उन मुद्दों को रख सकते हैं जिन पर वो इस सत्र में चर्चा चाहते हैं। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, बैठक अच्छी रही। हम सदन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहते हैं। आज इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था। अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है एंड आई सीक द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द अपोजिशन and since government is ready for any discussion, I seek the cooperation for run the house smoothly. बजट सत्र से एक दिन पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद बीआरएस सांसद ने कहा है कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर जल्द ही फैसला लेंगे। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक इस सत्र में बीजेडी की प्राथमिकता रहने वाला है। This reservation bill is going to be a priority for the Biju Janata Dal in this session. We have been pushing for the passage of the Women's Reservation Bill, and we will be also building consensus with like-minded parties to put pressure on the government to ensure that the Women's Reservation Bill is passed. बजट सत्र पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षियों ने कमर कस ली है। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलेगा, वहीं दूसरा भाग 13 मार्च को अवकाश के बाद 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और केंद्रीय बजट पारित किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। खबरों का टॉप एंगल में अब जरा इस बैठक के सियासी मायने को समझते हैं। सरकार ने बजट पर आम राय बनाने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष के विरोधी रवैये में बदलाव की संभावना कम दिखाई दी। अडानी का मुद्दा, जाति जनगणना, महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष इस बैठक में भी मुखर रहा। ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग की है। आम आदमी पार्टी, आरजेडी, द्रमुक और वाम दल ने अडानी पर चर्चा की मांग की है। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने चर्चा करने का भरोसा भी दिया है, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट होगा और हंगामा रहित बजट सत्र पूरा हो पाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि आखिर इस बजट सत्र को लेकर फिलहाल सियासी संग्राम किस तरीके से देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के जलगांव एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दे दिया। सीएम योगी ने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ है मानव धर्म। वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य सनातन धर्म ही करता है। देखिए रिपोर्ट। जिसका ना आदि है ना अंत, जो शाश्वत है, जो हमेशा बने रहने वाला है, उसी सनातन को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय धर्म बताया है। सनातन धर्म पर सियासत करने वालों को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित अखिल भारतीय हिंदू गौर, बंजारा और लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने 25 जनवरी से शुरू हुए कुंभ कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उसके आगे सीएम योगी क्या सोचते हैं, उनकी क्लियर लाइन उन्हीं के भाषण से समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे जैसे भी हो, उसमें मरना भी श्रेयकर है, लेकिन दूसरे का धर्म हमेशा भय कारक होता है, भय कारक होता है।
भाइयों बहनों, जो लोग धर्मांतरण करवा करके राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं, इनकी इस कुत्सित मंशा को सफल नहीं होने देना है। हमें एकजुट होकर के कार्य करना है, एकता के साथ कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। इससे पहले 28 जनवरी को राजस्थान में भी सीएम योगी ने स्पष्ट कहा था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर हम जातिगत व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। दरअसल बीते कुछ समय से सनातन धर्म पर सियासी बयानबाजी और धर्मांतरण की घटनाओं को केंद्र में रखकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह जवाब दिया है। इतिहासकारों के मुताबिक सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या फिर वैदिक धर्म भी कहते हैं, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, सिंधु घाटी सभ्यता में जिसके पद चिन्ह मिलते हैं, और सनातन को समझने वाले इस बयान को भी समझ रहे हैं, जिसका मतलब है वो सनातन जो सबको समाहित करने वाला है। लेकिन इस बयान के अलग अलग अर्थ निकालने वालों को एक बार फिर दिक्कत हो सकती है। ये बयान भी सियासी डगर पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर जो खबरों का टॉप एंगल है, जरा वो समझिए। सनातन धर्म को लेकर जारी सियासी टीका टिप्पणी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के मायनों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस पर सियासी तकरार होना लाजमी है। तो ऐसे में इस बयान का टॉप एंगल भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला गर्मा गया। तो यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने की बात कह दी। पहले कहा गया कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से बेहद नाराज हैं, लेकिन आखिर में मौर्य को प्रमोशन का प्रसाद दे दिया गया, जिसके बाद सनातन को केंद्र में रखकर यूपी में सियासी घमासान अब तेज हो गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का सनातन धर्म को लेकर दिया गया बयान अखिलेश यादव पर सियासी हमला हो सकता है। इस बयान के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरने की पूरी कोशिश की और साथ ही देश भर में जारी धर्मांतरण के मुद्दे पर भी अपनी लाइन क्लियर की। तो ये हमने आपको बताया कि आखिर सनातन धर्म को लेकर किस तरीके से पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।